हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जूनियर स्तर का पेपर होगा और जिसमें सबसे पहला सेक्शन सॉल्व करेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। ऑप्शन 1 एक रुकावट, ऑप्शन 2 एक समस्या, ऑप्शन 3 एक व्यवस्थागत मुद्दा और ऑप्शन 4 एक गुण और साधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को एक गुण और एक साधन समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन 1 में दिया है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन 2 बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन 3 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन 4 अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है केवल पाठ्यपुस्तक, तो यह गलत हो जाएगा हमारा। और अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह सही है। और 2 देखते हैं बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो दंड और पुरस्कार है, यह भी गलत हो जाएगा। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 3। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 1 जीन पियाजे, ऑप्शन 2 अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन 3 B.F. स्किनर, ऑप्शन 4 है लेओ वाइगोस्की। तो सांस्कृतिक उपकरण पूछा गया है, तो जीन पियाजे का जो है या इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने संज्ञानात्मक में 4 अवस्था बताई है और 4 अवस्था में सबसे पहली है संवेदी पेशी अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह है 2 से 7 वर्ष चलती है और मूर्त संक्रियक। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। और अल्बर्ट बंडूरा का जो है यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का हो गया। और B.F. स्किनर अनुक्रिया अनुकूलन या R टाइप थ्योरी B.F. स्किनर की हो गई। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है यह लेओ वाइगोस्की का है। तो हमारा 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 लेओ वाइगोस्की। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन 1 समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ऑप्शन 2 एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ऑप्शन 3 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 4 लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 5। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। ऑप्शन 1 बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए
उन्हें नामांकित करना। ऑप्शन 2, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। ऑप्शन 3, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन 4, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तो समावेशी शिक्षा में से होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 6, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन 1, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। ऑप्शन 2, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। ऑप्शन 3, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। ऑप्शन 4, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 7, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन 1, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। ऑप्शन 2, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ऑप्शन 3, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। ऑप्शन 4, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। तो पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया, जब डिसलेक्सिया की बीमारी होती है तो बच्चा जो है बी को डी पढ़ने लगता है और सा जब लिखा होता है तो उसे वाज पढ़ने लगता है। इसे ही डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने में असमर्थ बच्चा हो जाता है यानी पढ़ने में विकार। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो 7 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हर वर्ष अधिगम विकार से एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई और डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति, और एक होता है डिसथीमिया यानी तनाव से संबंधित। यह सब अधिगम विकार हैं। इनसे हर वर्ष एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 8, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 1, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। ऑप्शन 2, बोलती पुस्तकें। ऑप्शन 1, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट यह अधिगम सामग्री में सम्मिलित है। और ऑप्शन 2 दिया हुआ है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। ऑप्शन 3 दिया हुआ है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। और ऑप्शन 4 है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। यह भी अधिगम सामग्री में सम्मिलित है। और कौन सी सामग्री सम्मिलित नहीं, हमसे वही पूछा जा रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो अधिगम सामग्री में छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था डाट दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 2 का कोई आपसी संबंध नहीं है। ऑप्शन 3 की भूमिका नगण्य है। और ऑप्शन 4 है का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन खाली स्थान दिया हुआ है देयर लर्निंग। तो ये क्या है,
सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को व्यवस्थित कर पाएं, या बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 दिया हुआ है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, यह गलत है। और 3 के अंदर दिया हुआ है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, 3 भी सही है। और 4 में दिया हुआ है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करने से बालक का कोई हित नहीं होता, तो यह गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 1 और 3। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 11। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ट्यूशन पढ़ने की बात इसमें हो रही है, तो यह नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि सीटेट के अंदर सबसे बेस्ट उत्तर ढूंढना होता है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, यह सही है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, यह भी सही है। तो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो यही उत्तर हो जाएगा। हमसे प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है तो इसमें यही गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन 1। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, यह गलत है। प्रश्न संख्या 12। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश दिया हुआ है को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन 1 में है उपेक्षित करना, ऑप्शन 2 है समझना, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अनदेखा करना और ऑप्शन 4 में है टालना। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 समझना। प्रश्न संख्या 13। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान दिया हुआ है वातावरण की रचना करनी चाहिए, इसके बाद भी डैश है। वातावरण के ऑप्शन 1 है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, ऑप्शन 2 भयावह सुसाध्यक, ऑप्शन 3 है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक और ऑप्शन 4 है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन 1 सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए, यह गलत है। ऑप्शन 2 है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, यह भी गलत है। और 3 दिया हुआ है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। और 4 देखते हैं पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। तो यह ऑप्शन सही है और यह भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वह है पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 15। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन 1, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। स्वयं नहीं सोच सकते क्योंकि इसमें बच्चे को कमतर आंका जा रहा है, तो यह तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 2 है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। यह सही है। और ऑप्शन 3 दिया है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। यह भी सही है। और 4 है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटना, ऑप्शन 4 में दिया है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह भी ऑप्शन ठीक है। तो हमारा एक गलत हो गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन 1, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 16, अधिगम एक डैश दिया हुआ है और फिर डैश है, प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 है सरल रैखिक, ऑप्शन 2 सरल व्यक्तिगत, ऑप्शन 3 जटिल निष्क्रिय और ऑप्शन 4 है जटिल और सक्रिय। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 17, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, ऑप्शन 1 है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो यह गलत है क्योंकि समूह में जब पढ़ाते हैं तो बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है। और ऑप्शन 2 है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। यह भी गलत हो गया। और ऑप्शन 3 है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। यह भी गलत है। तो तीनों गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन 4 बचा। यह भी देखते हैं, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 18, एक डैश दिया हुआ है, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन 1 प्रगतिशील, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन 3 व्यवहारवादी, ऑप्शन 4 है अध्यापक केंद्रित। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यहाँ पर प्रगतिशील आएगा। प्रश्न संख्या 19, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में दिया है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन 2 है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो तीनों निगेटिव अभी तक है। और चौथा दिया हुआ है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। यह भी निगेटिव हो गया। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन 2 है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन 3 है, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। और 4 में दिया है, प्रतीकात्मक खेल का उभारना। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है वह मूर्त अवस्था को पहचानने लगता है।
प्रश्न संख्या 21, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। ऑप्शन 1 है कि बहुत कम भूमिका है, ऑप्शन 2 प्राथमिक कारक है, ऑप्शन 3 द्वितीयक कारक है और ऑप्शन 4 है कि कोई भूमिका नहीं है। तो परिवार जो है बालक का प्राथमिक कारक होता है, तो विद्यालय जो है बालक का द्वितीयक कारक है। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन 3, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन 1 लेव वाइगोस्की, ऑप्शन 2 हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन 3 लॉरेंस कोहलबर्ग और ऑप्शन 4 दिया हुआ है जीन पियाजे। तो इसमें जो है चिंतन गुणात्मक के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 23, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ऑप्शन 2 विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ऑप्शन 3 विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन 1 विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। ऑप्शन 2 वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऑप्शन 3 है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऑप्शन 4 है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिगम कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 25, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब चलती है तो बच्चे की उम्र होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा तर्क करने लगता है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। ऑप्शन 2 है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में समक्ष नहीं है। ऑप्शन 3 प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन 4 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 26, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन 1 है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन 2 यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन 3 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन 4 है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक अवस्था के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 27, बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है।
में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 3 है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन 4 धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 28 लेव वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन 1 है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 2 बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ऑप्शन 3 स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो संज्ञात्मक विकास यह भी जीन पियाजे का है और स्कीमा के बारे में भी जीन पियाजे ने बताया है। तो यह दोनों तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन 4 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28 का 4। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न संख्या 29 एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन 1 बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। ऑप्शन 2 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। ऑप्शन 3 है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। और ऑप्शन 4 है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 30 आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो एक तरफ दिया है बुद्धि का प्रकार, दूसरी तरफ है अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो अंतरावैयक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति, संवेदना जो है खिलाड़ी, स्थानिक, मनोवैज्ञानिक। तो जब शारीरिक गति और संवेदना होती है तो वो शारीरिक गति कौन करते हैं? खिलाड़ी। जब वो दौड़ते हैं तो उनकी शारीरिक गति होती है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, शारीरिक गति संवेदना जो है यह खिलाड़ी लोग करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।